नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा एक सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रुप बी 70% कोटा के तहत लिखित जो परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई है उसका पेपर सॉल्व करेंगे। ये 29/5/2022 को ऑर्गेनाइज की गई थी। 2 घंटे का पेपर था और 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है। और हम उन सभी को थैंक्स बोलेंगे जो जिन्होंने इस पेपर को शेयर किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग विथ अस दिस क्वेश्चन पेपर। तो इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसे हम ये करेंगे। उम्मीदवारों के लिए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसके अंदर जो भी दिए गए हैं उनको हम एक एक करके देख लेंगे। लेकिन इसमें पैरा नंबर 5 में कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 3 भाग होंगे, भाग ए, बी और सी। यानी कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, बी एंड सी। तो पार्ट ए में 1 to 90 तक के क्वेश्चन होंगे और ये सभी कंपलसरी होंगे। ठीक है। पार्ट बी में 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चन होंगे और पार्ट सी में 101 से लेके 110 तक राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है। दे आर ऑन क्वेश्चन ऑफ ऑन राजभाषा। तो प्रश्न संख्या 91 से लेकर 100 तक पार्ट बी, भाग बी या जो भी पार्ट सी, यानी दोनों में से किसी एक को भी सॉल्व करेंगे। इट इज क्वाइट बेटर फॉर अस। तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। कहीं भी क्वेश्चन में जो है चिन्ह या लिखने का पश्चात किसी प्रकार उत्तर में सुधार या हस्तक्षेप जैसे कटिंग, ओवरराइटिंग, टिक के किए गए उत्तर को बंद करके दूसरे उत्तर में टिक करना, मिटाना, किसी भी तरह से उत्तर को संशोधित करने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामले में 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। That means no correction of any type, wise cutting, overwriting, scoring of a tick answer and ticking another answer, erasing, modifying the answer in any way will be permitted. 0 marks will be awarded in such cases of the correction. तो यही इम्पोर्टेंट्स हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स जो हैं वो हमेशा पढ़ लें। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। यही है, पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है क्वेश्चन पेपर और ये एग्जाम की डेट है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। 110 क्वेश्चन है जिसमें से 2 आवर्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रनिंग कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ की गणना हेतु मूल वेतन का कितना अतिरिक्त क्वांटम लिया जाता है। हाउ मच एडिशनल क्वांटम ऑफ बेसिक पे इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द रनिंग स्टाफ। तो जो रनिंग स्टाफ के लिए जो लिए जाते हैं वो 55% लिए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 30% लिए जाते हैं वो एलाइज के लिए लिए जाते हैं। एलाइज होते हैं। ठीक है, एलाइज के लिए लिए जाते हैं। और 25% भी होता है। 25% जो डॉक्टर्स के लिए होता है। ठीक है। डॉक्टर्स के लिए भी कन्वर्ट किया जाता है। तो वो है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल सेवकों को राजनीति में भाग लेना वर्जित है। तो इसके अंदर रूल नंबर जो 5 है वही इसका आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। रूल नंबर 3 में जनरल है। 15 में प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। और 20 में है नो रेलवे सर्वेंट शैल ब्रिंग और अटेम्प्ट ब्रिंग एनी पॉलिटिकल और अदर इन्फ्लुएंस टू बियर अपॉन एनी सुपीरियर अथॉरिटी टू फर्दर हिज इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर ऑफ पर्टेनिंग टू हिज सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है जिसका वायलेशन रेल कर्मचारी और खासकर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट, इंटर डिवीजन ऑन रिक्वेस्ट के लिए किए जा रहे हैं। इवन निम नोटिंग के लिए भी किया जा रहा है जिसका रेलवे प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि हम C3 के रेफरेंसेस और अदर
जो रिप्लाईज करते हैं वो ज़रूरी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। वी आर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ भी हम गलत नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए डीआरएक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय जो हैं वो इस तरह के माल प्रैक्टिसेस नहीं करें। ये मेरा पर्सनल विचार है, ये रेल प्रशासन का विचार नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, डीओपीटी क्या इंस्ट्रक्शन लाती है, उस पर डिपेंड करता है। लोग आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंस लगवा रहे हैं हर चीज़ों के लिए, हर चीज़, हर किसी चीज़ के लिए, तो वो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। प्रथम श्रेणी ए ड्यूटी पास पर मिलने वाली अधिकतम सीटों की संख्या क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ नंबर ऑफ बर्थ ऑन फर्स्ट क्लास ए ड्यूटी पास? तो ये 4 है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लीव नॉट ड्यू पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों तक उपभोग किया जा सकता है? What is the maximum number of days that the leave not due can be availed throughout service life? तो 360 days is the right answer. At a time 90 days is the right answer. तो यहाँ पे हमारा जो है वो 360 days होगा थ्रू आउट सर्विस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ गए हैं। फैक्ट्री एक्ट कब से लागू है? When was the फैक्ट्री एक्ट 1948 came into being? तो 1 अप्रैल 1949 से लागू है, और ये केम इन टू फोर्स है। और द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज एडोप्टेड इन द ईयर 1981, और ये 1948 वाला 1 अप्रैल 1949 से लागू है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। इसके अंदर है उत्पादकता आधारित बोनस की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, व्हाट इज व्हेन वाज प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्टार्टेड? तो एक्चुअली जो फर्स्ट जो लीटर इसके लिए निकला था वो 1 जुलाई 1980 को निकला था। और ये जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1979 टू 80 के बीच में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट मीन्स जो हमको फर्स्ट बोनस मिला था वो 1 अप्रैल 1979 से मिलना चालू हुआ था। ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, और जो ड्यूरेशन था वो 1 अप्रैल 1980 का था, दोनों के बीच का था, और हमको 80 में ही अक्टूबर में फर्स्ट टाइम ये मिल गया था। तो शुरुआत जो है वो 79 से शुरू हुई थी फाइनेंशियल ईयर से, और ये फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1979 टू 80 इज द करेक्ट आंसर। तो 79 इज द फर्स्ट, सो द आंसर इज सी। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। मकान निर्माण अग्रिम की मूल राशि की कटौती अधिकतम कितने किस्तों में की जानी है? इन हाउ मेनी मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द हाउस बिल्डिंग एडवांस इज टू बी रिकवर्ड? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही सही आंसर होगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कटौती होगी, और इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो इससे कटेगा, और दोनों की ज्वाइंट जो होगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा ये 240 इंस्टॉलमेंट में कटेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। 1/1/2004 से पूर्व नियुक्त रेल सेवकों की अधिवासिता पश्चात पेंशन पाने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हता सेवा चाहिए? What is the minimum qualifying service period required for superannuation pension of the railway servant appointed period to 1st January 2004? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 years इज द राइट आंसर। ये जो है पेंशन मैनुअल 1993 रूल नंबर 51 के तहत इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बर्खास्तगी रिमूवल के मामले में रेल आवास को समान किराए पर अवधारित रखने की अधिकतम अवधि क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिटेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स ऑन नॉर्मल रेंट इन केस ऑफ रिमूवल? तो इसमें जो कहा गया है, कैन एम्प्लॉय हु रिजाइन फ्रॉम सर्विस और डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस मे बी परमिटेड to retain the railway quarters for a period of 1 month
only on payment of normal rent or a flat rate of license fee. That means option A is the right answer. हमारा यही सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं. न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर मनाख पास की पात्रता होती है? व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पास? तो 10 ईयर्स नहीं है, सॉरी 20 ईयर्स होना चाहिए. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 20 ईयर्स. इसके लिए आरबी नंबर जो दिया गया है, आरबी नंबर जो दिया गया है वो 35/2000 का स्टडी करना, अध्ययन करना उचित रहेगा. जो 1/1/2006 के बाद रिटायर्ड हुए उन पर भी यह नियम लागू होगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं. रेलवे में दिनांक 1/1/2016 के उपरांत मूल पेंशन की अधिकतम सीमा रुपये में क्या हो सकती है? What can be the maximum amount of basic pension after 1st January 2016 in rupees in railways? तो 1,25,000 रुपये, 1,25,000 इज द राइट आंसर. मिनिमम जो है वो 9,000 आपको है. ठीक है, और इसके लिए आरबी नंबर 99/2016 का अध्ययन किया जा सकता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं. प्रश्न संख्या 12 जो है, रेलवे में डॉक्टरों को उनके मूल वेतन का कितना प्रतिशत नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता के रूप में दे है? The non-practicing allowance admissible to railway doctors is based on what percentage on basic pay? तो ये 20% है, यही इसका सही आंसर है. ठीक है, और इसका भी जिक्र आप पढ़ सकते हैं. सॉरी 82/2017 का जो आरबी नंबर है, ठीक है, उसका अध्ययन कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो काफी धुंधला दिख रहा है, जैसे प्रश्न प्राप्त हुए हैं उसी के हिसाब से इसको रखा गया है. मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जैसे है वैसे ही. अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु दिव्यांग जनों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? What percentage of the post in reserved for person with disabilities for direct recruitment to non-gazetted post? तो ये 4% है. इसमें आप बिल्कुल भी 3% नहीं मारे. और इसके लिए जो आरबी नंबर है ये है 23/18. ठीक है, यही इसका सही आंसर है. बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें और इसे 4% तक ही ले जाएं. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम पर लागू ब्याज की दर क्या है? What is the rate of interest on house building advance to central government employees for the current financial year 2022-2023? तो इसका सही आंसर है 7.1 और इसका जो आरबी नंबर है ये 46/22 इज द राइट आंसर. ठीक है, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक के लिए है. चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे आ गए हैं. रिक्ति उपलब्ध रहने की स्थिति में रेलवे भर्ती सेल यानी कि आरआरसी से रिप्लेस्ड पैनल निम्न परिस्थितियों में प्राप्त की जा सकती है. रिप्लेस्ड पैनल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम Railway Recruitment Cell (RRC) in case of availability of vacancies under the following circumstances. ऑप्शन ए है योगदान नहीं करने के कारण शॉर्टफॉल, बी 1 वर्ष के भीतर त्यागपत्र, सी
एक वर्ष के भीतर मृत्यु, और डी है उपयुक्त सभी। शॉर्टफॉल इन नॉन ज्वाइनिंग, बी resigning resignation within 1 year, C dismiss within 1 year, and all of the above। यहाँ पे जो हमारा तुक्का है all of the above ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, योगदान नहीं करने के कारण शॉर्टफॉल। और इसके लिए आप 119/2018 का जो आरबी नंबर है उसका अध्ययन करना रहेगा। उसके अंदर एक और है कि इंटरवेल में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की जो ह्यूज गैप बिटवीन आउटफ्लो और इनफ्लो है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया। हमारा ऑप्शन जो है इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, शॉर्टफॉल ऑन नॉन ज्वाइनिंग। ठीक है, बाकी चीज़ें ये सब इंडियन वगैरह में लिए जाते हैं, इसलिए इनका अनुमान मेरे हिसाब से सही नहीं है। चलिए देखते हैं, आप इस आरबी नंबर को पढ़ें और इसके जो इंटरप्रेशन है, इंटरप्रेट करने की क्षमता है आपके अंदर, उसे इंटरप्रेट करके आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक करना जरूर ना भूलें, और रीजन भी बताएं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। समान विभागीय प्रतियोगी परीक्षा जीडीसीई में निम्नलिखित में से किस कोटि को आरक्षण के लाभ की अनुमति नहीं है? द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन इन जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी इज नॉट अलाउड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? ए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एंड सी इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। ए है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, बी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सी पिछड़ा वर्ग, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से कमजोर वर्ग, इसका आरक्षण से इस जीडीसी के अंतर्गत नहीं किया गया है। और उन्होंने लिखा है एक जगह कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लाइक पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जीडीसी इन टर्म ऑफ द रेलवे रूल्स। रूल्स कौन सा है ये उन्होंने जिक्र नहीं किया है, पर नोटिफिकेशन के अंदर आप जब पढ़ेंगे इस तरह की चीज़ों को तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे से कुछ भी आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कहीं भी कुछ भी मिलता है तो उनका अध्ययन करना आपके लिए काफ़ी उचित होगा, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ आपको मटेरियल मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज एनहांस होते रहेंगे। और हमारा इस चैनल का मोटो ही है कि हम अपने नॉलेज को एनहांस करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और एक बेहतर स्थिति रेलवे के लिए उत्पन्न करें, ताकि जो नॉलेजेबल मैन पावर है उसका हम इस्तेमाल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखते हैं। वर्तमान में रेल कर्मी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना आरएलएचएस के लिए अधिकतम अंशदान क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर रेलवे एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम आरएलएचएस प्रेजेंटली? तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन ए जो है 1,20,000 यही सही आंसर है, क्योंकि लेवल 12 एंड एबोव के लिए यही अमाउंट निर्धारित की गई है। ठीक है, लेवल 1 to 5 के लिए 30,000 है। ठीक है, 6 के लिए 54,000 है। ठीक है, एंड 7 to 11 के लिए 78,000 है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। और इसको आरबी नंबर हम, चलिए आरबी नंबर नहीं बताते हैं, आपको एक डेट बताते हैं, 21/6/2018 से ये लागू है। तो आरबी नंबर आपको ढूंढ करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे आरबी नंबर को कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स हो। 21/6/2018 से ये लागू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। वरीय वेतनमान के अधिकारियों के त्यागपत्र की स्वीकृति हेतु कौन प्राधिकृत है? हु इज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट रेजिग्नेशन ऑफ ए सीनियर स्किल ऑफिसर? तो जनरली मैं यहाँ होता तो रेलवे बोर्ड मारता, लेकिन रूल नंबर 302 सब रूल नंबर जो है उसके प्रावधान के अधीन रेलवे में सेवारत प्रशासनिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के अलावा जो ग्रुप ए बी के रेल सेवकों के इस्तीफे है वो जीएम के द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में कब से नामित किया गया है? When was the annual confidential report renamed as annual performance appraisal report? तो ये 2009 से ऐसा किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 2009 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आ गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे आने वाले दिनों में ये रिपीट होने की काफी संभावना है जो मैं देख रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं तीन ही हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आईएएस के लिए है, बी है और आईपीएस के लिए, और थर्ड नंबर जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस, ये वन सेवा के लिए है। पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, उनके लिए है। आईपीएस जो होते हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, और आईएएस जो होते हैं वो लोक कार्मिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है उसके अधीन काम करते हैं। दैट मीन्स कि भारतीय रेल प्रबंध सेवा जो है वो एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि भारतीय रेल प्रबंधन सेवा जो आईआरएमएस है, इसको गजट कर दिया गया है, और ये 15 फरवरी 2022 को गजट कर दिया गया है। तो इस तरह के सवाल अभी आ सकते हैं आने वाले दिनों में कि आईआरएमएस को कब गजट किया गया है। इसके लिए एक पूरी चार्ट बना दी गई है, और कब, कहाँ और कैसे, इसी संदर्भ में अभी 11 जुलाई तक का टाइम दिया गया है लोगों को, दैट मीन्स जोनल रेलवे को, कि आपके यहाँ जो वैकेंसीज है उनको नायर तक पहुँचाएं, और फिर वो रेलवे बोर्ड तक जाएंगी, और वहाँ से नायर के द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। तो काफ़ी आने वाले दिनों में काफ़ी टफ एग्ज़ाम होगा, और काफ़ी कुछ ये होगा कि आप जो बताएंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उस पर आधारित होगा, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं उपलब्ध होंगे। तो आने वाले दिन काफ़ी चैलेंजिंग होने वाले हैं। चलिए हम उस चैलेंज के लिए रेडी होते हैं, अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत कोई भी रनिंग कर्मचारी ड्यूटी शुरू होने के कितने घंटे के अंदर नशा का सेवन नहीं करेगा? द रनिंग स्टाफ आर नॉट टू बी कंज्यूम एल्कोहलिक प्रोडक्ट विद इन हाउ मेनी आवर्स बिफोर स्टार्ट ऑफ ड्यूटी अंडर द रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966। ये कंडक्ट रूल 1922 कंडक्ट रूल नंबर 22 के तहत जो है, और ये जो 8 घंटे पहले हो इस तरह का सेवन नहीं करेगा। तो रूल नंबर जो है वो है 22। ठीक है, ये 22। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 पे आ गए हैं। गोल्ड पास खो जाने की स्थिति में संबंधित कर्मी से कितनी राशि की कटौती की जानी है, या संबंधित कर्मी द्वारा राशि रेल खाते में जमा करना है? हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड from or deposited by the concerned railway servant in case of loss of gold pass? तो अभी जो करंटली है जो अमाउंट डिक्लेयर किए गए हैं वो गोल्ड के लिए 26,113 रुपये, जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और ब्रॉन्ज सिल्वर के लिए 4,964 है, 4,964 फॉर सिल्वर। ठीक है, और 4,964 ब्रॉन्ज पासेज। ठीक है, ऑल इंडिया ब्रॉन्ज पास के लिए इतना किया गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। मातृत्व अवकाश की शुरुआत कब की गई? व्हेन वाज मैटरनिटी लीव स्टार्टेड? तो यहाँ पे 1/9/2008 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी दिन 135 दिन से 180 दिन कर दिया गया था, और ये जो एनहांस किया गया था 180 डेज, वो रूल नंबर 551 आई के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छे सवाल हैं। आप जितने लेवल के लिए आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उस लेवल के क्वेश्चन स्टैंडर्ड सवाल हैं, और मेरा मानना है कि इतना तो स्टैंडर्ड होना ही चाहिए। हम चलिए एनहांस करते हैं अपने नॉलेज को। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेवानिवृत्ति के समय रेल सेवकों को दिए जाने वाला स्वर्ण जड़ित प्लेटेड रजत सिल्वर मेडल के वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which one of the following is correct in respect of weight of gold-plated silver medal given at the time of retirement of railway servant? तो ये 20 ग्राम्स का होता है, और
.999 जो प्योरिटी है वो इसके अंदर है। डायमीटर जो होता है वो 1.5 इंच का होता है, और इसके जो पिलर होते हैं अल्युमिनियम के पिलर होते हैं वो भी 1.5 इंच के होते हैं, और डायमीटर उनका होता है 0.75 का होता है बोथ साइड से। इसमें जो लोगो होते हैं वो पहले लोगो अलग इस्तेमाल किया जाता था। पहले इंडियन रेलवे का लोगो होता था वन साइड, एंड अनदर साइड इज लोगो ऑफ कंसर्न रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट। अभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके अंदर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 को डिकोड करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस find a reference in which articles of Indian Constitution? Article 315, Article 314, Article 311 is the right answer. उपयोग में से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जो है वो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो 311 में दिया गया है, और इसी के तहत जो डीआर एक्शन है वो उसके बारे में इस नेचुरल जस्टिस में बताया गया है कि उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। किस तिथि से रेलवे में पारिवारिक पेंशन दी जाती है? तो 1/1/1964 से दी जा रही है। द फैमिली पेंशन इज बीइंग गिवन रेलवेज फ्रॉम विच डेट? तो 1 जनवरी 1964 से दी जा रहे हैं, ठीक है, दिए जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को डिकोड करते हैं। सामूहिक बीमा योजना जीआईएस किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसमें दो पार्ट हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1980 ईयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज द स्कीम वाज नोटिफाइड ऑन द 1 नवंबर 1980 नोटिफाइड की गई थी, ठीक है, एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम द फोरनून ऑफ 1 जनवरी 1982। तो जो इंट्रोड्यूस हुआ था, नोटिफाई हुआ था 1 नवंबर 1980 को, जो ये है, और दूसरा इसमें ये है कि केम इनटू फोर्स तो 1 जनवरी 1982। तो हमारा जो आंसर है इंट्रोड्यूस्ड जो किया गया है वो 1982 से मामला बनता है, यहाँ पे 1980 का मामला नहीं बनता है, ठीक है, यही इसके अंदर है। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। विशिष्ट यानी कि यूनिक 16 डिजिट जो वाले प्राण यानी कि परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर का कौन सा अंक जो है वो मंत्रालय को कोड करता है? तो 12 डिजिट 12 जो है वो कर्मचारी की संख्या 12 से जो 16 तक के बीच के जो डिजिट्स हैं यानी कि अंक हैं वो कर्मचारी संख्या को ये करता है। 6 to 8 जो है वो सह लेखा इकाई जो एफएनसीओ द्वारा आवंटित किया जाता है वो है। और तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन डी बच गए हैं वही इसका सही आंसर होगा। ये 5th वाला जो है वो सीजीए जो है वो मंत्रालय आवंटित कोड करता है। जैसे कि रेलवे के लिए जो है वो 5 नंबर का जो कोड है, 5 नंबर में आप अगर प्राण के अंदर जब कभी किसी का भी देखें कि 5 नंबर है तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ही इज रेलवे एम्प्लॉय और रेलवे सर्वेंट, ओके। तो ये इसके अंदर है। पहले से चौथा जो है वो कैलेंडर वर्ष और जिसमें खाता खोला गया उसका जिक्र किया जाता है 1 to 4, लाइक 2013, 2007, 2020 जैसे है या 2022 है, तो ये किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो 6, 7, 8 जो जिसके अंदर जो जैसे जोनल रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट का कोड होता है। जैसे ईसीआर के लिए है, मान लीजिए कि 6, 7 एंड 8, तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए और 30 जो है वो ईसीआर के लिए अलॉट किया गया है। पेपर ईसीआर का है इसलिए मैंने ये चीज़ जानने और समझनी चाहिए कि उनको कितना अलॉट किया गया है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो 0 अगर प्राण नंबर के अंदर 6, 7, 8 डिजिट पे अगर कोई 030 लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ईसीआर का एम्प्लॉय है, ओके। तो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 29 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी हर रेलवे के द्वारा अभी रेलवे बोर्ड ने एक बोला है कि भाई फटाफट एक्सीडेंट फ्री अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएँ। तो इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पिक किया गया होगा, उठाया गया होगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को 29 को देखते हैं। दुर्घटना रहित सेवा पुरस्कार एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड जो है 30 वर्ष से लागू की गई। तो 1/1/1995 से लागू की गई थी। द स्कीम ऑफ एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 1 जनवरी 1995। ठीक है, लेकिन इसमें मेजर पेनल्टी अगर मेजर पेनल्टी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, डिबार्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर माइनर पेनल्टी है और एक ही माइनर पेनल्टी है तो जो एक्सीडेंट फ्री अवार्ड का जो अमाउंट है उसका 30% डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर टू है तो उसका 70% अमाउंट का डिडक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको 30% मिलेंगे और यहाँ पे 70% मिलेंगे अगर माइनर पेनल्टी है। अगर थर्ड माइनर पेनल्टी है तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 7 ईयर्स की सर्विस हुई है, दो पार्ट में है। अगर ड्राइवर या मोटरमैन जो होते हैं उनके लिए सेंटर या एलपी जो होते हैं या सेंटिंग मास्टर जो होते हैं उनके लिए है कि अगर 7 साल की सर्विस हुई है तो उनको 20 दिन की जो है ना अमाउंट जो मिलेगी। अगर 15 साल की सर्विस हुई है तो उनको 40 दिन के अमाउंट के बराबर मिलेगी। अगर 23 ईयर्स की सर्विस हो गई है तो आपको 60 डेज की मिलेगी, यानी कि 2 महीने की। और 23 से ज़्यादा हो गई है तो 90 डेज की आपको मिलेगी। अगर यही मामला एएसएम स्टेशन मास्टर स्विचमैन पॉइंट्समैन केबिनमैन जो लोग हैं उनके लिए होगा तो ये 15 दिन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 30 डेज हो जाएगा और 60 की जगह 45 डेज इनको मिलेगा। ठीक है, और इनको फिर 60 डेज ही आइडली मिलेगा। समझ के, ये एस एम या एस एम स्विचमैन ये सब के लिए और ये ड्राइवर्स के लिए। ठीक है, ए एल पी लिखने में काफ़ी तकलीफ है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल यही है। आजकल अमाउंट के साथ ही ये डीआरएम को पुटअप किए जा रहे हैं और एक्सीडेंट फ्री अवार्ड उनके द्वारा सेंक्शन किए जाएंगे और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा मेमोरेंडम के द्वारा। तो ये काफ़ी तेज़ी से काम अभी चल रहा है हर जोन के द्वारा जो इस पे काम करते हैं। जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में ड्राइवर्स वगैरह आते हैं उनके लिए। ट्रैफिक में एसएमएस स्टेशन मास्टर स्विचमैन केबिनमैन और ये सब आते हैं, पॉइंट्समैन आते हैं, तो वो ये भी उनके द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। ये दो पार्ट में है, मैकेनिकल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट के ये काम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे देखते हैं। जहां हवाई यात्रा जुड़ी हो, इन्वॉल्व हो, वहां प्रशासनिक आधार पर हुए स्थानांतरण में अधिकतम कितने दिनों की ज्वाइनिंग समय सीमा है? तो ये 12 दिनों की है। अगर विथ ईयर आप जाते हैं कहीं पे तो 12 दिन से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड व्हेन ज्वाइनिंग इज इन्वॉल्व बाय एयर ट्रेवल? तो 12 डेज इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 पे आ गए हैं। सेवानिवृत्त रेल सेवकों को उसी सेम क्लास में यात्रा के लिए परिचर अटेंडेंट की जगह सर्चर कंपेनियन की पात्रता किस उम्र से हो जाती है? तो ये 70 ईयर्स और उसके बाद से हो जाती है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 32। किस अवधि में नीलगिरी रेलवे में सेवानिवृत्त रेल सेवकों को 5 में नहीं होगा? तो अप्रैल मई जून में जो रेलवे एम्प्लॉई हैं ग्रुप सी हैं उनको भी नहीं मिलता, तो जो रिटायर्ड हैं उनको कहाँ से मिलेगा? तो यही इसका सही आंसर होगा। तो इस दौरान नहीं मिलता है उनको, और ये ग्रुप बी और सी के जो अधिकारी हैं उनको तो मिलता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 को देखते हैं। स्वयं और स्पाउस हेतु अनुज्ञाधारी यानी कि लाइसेंस पोर्टर को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कितना सेट सुविधा टिकट आदेश अनुमेय है? तो एक्चुअली जो पीटीओ है वो दो मिलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये यहाँ पे पीटीओ हो गया और यहाँ पे यूं कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एडमिन चेक पास।
ठीक है, और इन सब की वैलिडिटी जो होगी वो 5th मंथ तक होगी। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री चेक पास मिलेगा और 2 पीटीओ मिलेंगे। ठीक है, और जो 2 सेट पास और पीटीओ मिलते हैं वो सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास जो होता है उसके लिए मिलता है। ठीक है, ये 5 मंथ से आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप पुणे वाले बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 मंथ दिया गया है जो कि गलत है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 को डिकोड करते हैं। वर्तमान वेतन पैमेटिक्स में महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी का लेवल जो है, लेवल क्या है? तो जो 16 लेवल है वो महाप्रबंधक के लेवल के अधिकारियों के लिए है, जो ये है। ठीक है, 16, यही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 को पढ़ते हैं। किस नंबर के मास्टर सर्कुलर में कर्मचारी कल्याण निधि स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित परिपत्र संकलन किया गया है? इन विच नंबर ऑफ मास्टर सर्कुलर इज द रूल एंड सर्कुलर्स रिलेटेड टू द स्टाफ बेनिफिट फंड आर अवेलेबल? तो ये एक्चुअली मास्टर सर्कुलर नंबर 4 है, जो सही आंसर है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मास्टर सर्कुलर नंबर 16 जो है वो सीजीए से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेटेड ग्राउंड से रिलेटेड है। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़, सीजीए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। रेल सेवक आचरण नियम 1966 के किस नियम के अंतर्गत सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना लिखित या मौखिक प्रतिबंध है? तो रूल नंबर 9 जो है वो इसको प्रतिबंधित करता है। ठीक है, रूल नंबर 9, under which rule of railway servant conduct rule 1966 criticism of government and its policies either verbal or a written is banned is 9। तो मैं अगर किसी पॉलिसी के बारे में जैसे इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ तो मुझे जो कंडक्ट रूल लगेगा वो 9 नंबर लगेगा। पर मेरा मामला ऐसा है कि मैं इस लोगों को एडुकेट करने के लिए ये क्रिटिसिज्म करूँगा। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं होगी कि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ये करूँ। लेकिन कुछ चीज़ें अगर गलत हैं तो उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, और इस बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से हमारे चैनल और हमारे नॉलेज के लिए जो ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो हम जो बातें कर रहे हैं वो रूल नंबर 9 की बातें कर रहे हैं, सरकार की आलोचना से रिलेटेड है। रूल नंबर 8 कहता है कि प्रेस और मीडिया से जो संबंध रखना है वो उसके बारे में कहता है। रूल नंबर 7 प्रदर्शन के बारे में कहता है, और रूल नंबर 10 समिति के सामने गवाही देने से है। इंपॉर्टेंट एक और रूल है, रूल नंबर 11, जो आरटीआई से रिलेटेड जानकारियां देने के बारे में है। ठीक है, और रूल नंबर 12 चंदे से है। रूल नंबर 13 जो है बाहर से है, 13A दहेज से है। तो इस तरह काफ़ी रूल नंबर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और रूल नंबर 16 जो है इंपॉर्टेंट है, पूंजी लगाना, उधार देना और उधार लेना, ये सब इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 22 जो है वो नशीले पेय और नशीली औषधियों से सेवन से रिलेटेड है। 22A जो है वो 14 ईयर्स से कम आयु के बच्चों के रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध दिया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी कुछ है। एक और इम्पोर्टेंट है रूल नंबर 15A, जो सरकारी आवास की दर जो किराएदार या खाली मतलब उनको रेंट पे देते हैं उससे रिलेटेड है। इसके अंदर मेजर पेनल्टी क्या प्रावधान है। रूल नंबर 15 जो है निजी व्यापार और नौकरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ है, तो सबको रिवाइज करते रहना चाहिए, आपको याद करते रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को देखते हैं। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का कौन सा नियम सिर्फ अराजपत्रित रेल सेवकों से संबंधित है? रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का कौन सा नियम सिर्फ अराजपत्रित रेल सेवकों से संबंधित है? Which rule of railway servant discipline and appeal rule 1968 is associated to non-gazetted staff only? तो ये जो मुझे लगता है वो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ये ऑप्शन है 14, बी है 24, जो कि हमारा सही आंसर होगा। ठीक है,
क्योंकि स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन गजल स्टाफ ऐसा करके इसको दिया गया है। रूल नंबर 20 है और रूल नंबर 25। तो 20 जो है वो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील है। ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील हो गया। 14 जो हो गया वो स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस हो जाएंगे। और 25 जो होगा वो रिवीजन होगा। 25A जो होगा वो रिव्यू होगा। तो ये पूरी तरह से ये आई होप कि ये कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 पे आ गए हैं। भारतीय संविधान की किस धारा के तहत संसद द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट कानून 1985 को बनाया गया है? बाय अथॉरिटी ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 23A जो है इसके तहत ही बनाया गया है, इसके बारे में साफ साफ बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 पे आ गए हैं। 38, हाँ 39 पे आ गए हैं, सॉरी। अच्छा, ये आर्टिकल जो बनाए गए हैं, हाँ चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। किसी और क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में इस पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि वर्तमान मैट्रिक्स के किस वेतन लेवल में रजत पास सिल्वर पास में है? सिल्वर पास एडमिशेबल टू ऑफिसर्स ऑफ विच लेवल इन प्रेजेंट पे मैट्रिक्स? तो एक्चुअली ऑप्शन सी जो है ना, यही इसका सही आंसर होगा। लेवल 14 और 15 दोनों में ये अप्लीकेबल है। ठीक है, जीएमओ जो सीआरबी होते हैं वो लेवल 16 और 17 है और वहाँ पे उनको गोल्ड पास दिया जाता है। लेवल 15 और 16 जो है एसएजी और एचजी जिनको सिल्वर पास दिया जाता है। यहाँ पे इनको ऐसे समझें, एसएजी और एचएजी ये दोनों को सिल्वर पास दिया जाता है। पास दिया जाता है। ठीक है, तो यही बात है इसके अंदर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। वर्तमान वर्तमान वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 8 में न्यूनतम कितने रुपए दे हैं? व्हाट इज द मिनिमम पे रुपीज इन पे लेवल 8 और प्रेजेंट पे मैट्रिक्स? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब कि आप ग्रुप बी लेवल के पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको 47,600 रुपया आपको बिना भूले याद रहना चाहिए कि आप इस पे जो है वो बेस होगा इसका। जैसे लेवल 6 के लिए 4200 जो पे ग्रेड है उसके लिए है 35,400, तो उसी तरह लेवल 8 के लिए 47,600 रुपये है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 के लिए जो है वो 18,000 रुपये है। लेवल 2 के लिए 19,900 रुपये है। लेवल 3 के लिए 21,700 रुपये है। लेवल 4 के लिए 25,500। लेवल 5 के लिए 29,200 और लेवल 6 के लिए 35,400। लेवल 7 के लिए 44,900 और लेवल 8 के लिए 47,600 रुपया। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर पर अस्थायी वार्ता तंत्र कार्य नहीं करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल द परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी डज नॉट फंक्शन? डिविजनल लेवल पे काम करता है। ठीक है, रेलवे बोर्ड स्तर पे काम करता है, दैट मीन्स मिनिस्टर ऑफ रेलवे स्तर पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वही सही आंसर होगा। पीएनएम इज 3 टायर सिस्टम, जिसमें पहला लेवल जो होता है वो जोनल और डिविजनल लेवल वर्कशॉप या स्टोर लेवल के जो होते हैं, द रेलवे लेवल जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पे है रेलवे बोर्ड या लेवल जो कहलाता है, और थर्ड है एडहोक या ट्रिब्यूनल लेवल जो बोलते हैं, वो लेवल है। तो यहाँ पे 3 लेवल अलग अलग हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। काम करने के घंटे का रेगुलेशन किस अधिनियम से लिया या ड्राइव
डराइव जाता है। रिलेशन ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन टेकन और ड्राइव फ्रॉम विच एक्ट। तो ये है न्यूनतम मजदूरी नियम कानून जो है 1948 उससे ही है, मेरा ऐसा मानना है। मिनिमम वेज एक्ट 1948 काम के घंटे का विश्राम और वयस्कों के लिए काम के घंटे की सीमा दिन भर में 9 घंटे और जहां काम का समय फैला हुआ है 12 घंटे है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए यह समय सीमा जो है वो 4.5 घंटे का है और सप्ताह में यह 48 घंटे वयस्कों के लिए अधिक नहीं होना चाहिए। और ओवर टाइम जो है वो दुगनी दर पर अतिरिक्त भुगतान किया जाना चाहिए। और वीकली रेस्ट ऑन संडे नियोक्ता द्वारा या कोई दूसरा दिन भी विश्राम के लिए निर्धारित कर सकता है। कहीं कहीं ये बात फैक्ट्री एक्ट 1948 में भी है, जहाँ पे सेक्शन 51 और 52 भी है। तो ये दोनों ही दे दिए गए हैं, तो फिर भी इन दोनों में अगर मुझे चूज करना पड़ेगा तो हम न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज एक्ट 1948 को चूज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 43 कहता है कि अधीनस्थ रेल सेवा के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन एपीआर लिखने के लिए उसकी रिपोर्टिंग रेल सेवक के अधीन न्यूनतम कितने दिनों का कार्य किया जाना चाहिए। तो 90 दिनों का कार्य किया जाना चाहिए। फॉर रिपोर्टिंग ऑन ए सबॉर्डिनेट रेलवे सर्वेंट इन एपीआर द रेलवे सर्वेंट शुड हैव वर्क अंडर द रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर मिनिमम ऑफ हाउ मेनी डेज। तो 90 डेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कम से कम 3 महीने का कार्य उनके अंदर में करना चाहिए, ऐसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेल का कार्य यूनिट कारखाना कानून के प्रावधान से इतर है, एक्सक्लूडेड है। विच वर्क यूनिट ऑफ द रेलवे और रेलवे of the following is excluded from the preview of the Factory Act provision। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी, हाँ लोकोसेट, यही एक्सक्लूडेड रहेगा, क्योंकि लोकोसेट और कैरेज वैगन डिपो पर लागू नहीं होता। बाकी CLW यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव पे लागू होगा, बनारस लोकोमोटिव या फिर रेलवे वर्कशॉप है वहाँ लागू होगा। लोकोसेट और कैरेज डिपो जो है उस पर लागू नहीं होता। तो हमारा आंसर जो है वो यही लोकोसेट्स इज द राइट आंसर। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि रेलवे प्रबंधन सेवा IRMS किस तिथि को गजट अधिसूचित हुआ है। ऑन विच डेट वाज गजट नोटिफिकेशन इशूड फॉर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS। तो ये हुआ है 15 फरवरी 2022 को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 15 फरवरी को किया गया है और 15 फरवरी का यहाँ कहीं जिक्र नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 309 का जो है उसमें जो पावर्स दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने इस गजट को नोटिफाई किया था। ठीक है, आर्टिकल 309। ठीक है, आर्टिकल 309 अगर आपने RRB की तैयारी की हुई है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करके आप आए हैं तो उनको पता होगा कि इसमें नए सेवाओं का अधिसूचित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। और ये जो स्टार्टिंग होगा वो स्पेशल पावर होगा राज्यसभा का, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और आगे बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन आएंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। सुपरनरी पद के सृजन के बारे में क्या सत्य है। व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट क्रिएशन ऑफ सुपरनरी पोस्ट। ऑप्शन ए, इसके सृजन पर रोक है, इसका संचालन सीमित अवधि के लिए होता है, उपयुक्त दोनों सत्य हैं, डी है उपयुक्त ए और बी असत्य है। इट्स क्रिएशन इज प्रोहिबिटेड, बी इट्स ऑपरेशन इज फॉर ए लिमिटेड पीरियड, बी both are true, D A and B is incorrect। तो जो मामला बनता है वो ऑप्शन बी है जो मुझे सही लग रहा है। इसका संचालन सीमित अवधि के लिए होता है। सुपर न्यूमेरी पोस्ट आर परमानेंट पोस्ट क्रिएटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस फॉर ऑपरेशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड
for a limited period, as such as the decreation of the competent authority to create the post in the administrative convenience. ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिकंदराबाद में स्थित है। वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिचुएटेड। सिकंदराबाद, कहीं भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब कहा जाएगा तो ये नासिक हो जाएगा, और सिविल इंजीनियरिंग जब बोला जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग, तो ये पूना हो जाएगा। ठीक है, और बड़ोदरा में नायर है, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा जिसे बोलते हैं, तो नायर तो काफ़ी फेमस हो गया है, NIRTI भी है। ठीक है, तो बड़ौदा तो आपको काफ़ी, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और इससे एक दो सवाल होते ही हैं किसी भी एग्जाम में। तो मैंने पहले भी बताया है कि आपको जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निर्माण अग्रिम के लिए किसी एक रेल सेवक कर्मी की पात्रता बनती है। When a railway servant become eligible for house building advance HBA, ये है सेवा में कन्फर्मेशन के 10 वर्ष के बाद, आफ्टर 10 years ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस। बी, सेवा में कन्फर्मेशन के अगले दिन, ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ द सर्विस। बी, सेवा में कन्फर्मेशन के 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 year कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस। एंड उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी बी, सेवा में कन्फर्मेशन के अगले दिन से। ठीक है, ये हमारे रेल कर्मियों के लिए लागू होता है। अब इसमें मामला बनता है कि ऐसा आप किस आधार पे कहते हैं, क्योंकि ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। आप इस लेवल के एग्जाम दे रहे हैं जहां आपको हिडन मीनिंग ऑफ द लाइन आपको देखने की जरूरत होती है। अब लोग कह भी सकते हैं कि भाई आपने जो ये क्वेश्चन बताया आंसर 48 का वो रॉन्ग है। अब आप इसको जब आप इसके अंदर जो SBI का रूल्स है उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कहा गया है कि परमानेंट। तो आदमी जब प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, कन्फर्मेशन होती है, और उसके अगले दिन जब वो हो जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो किसी भी जो लाइन होते हैं उनको उनके हिडन मीनिंग को समझना भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जनरल यानी कि सामान्य या जनरल बजट या रेल बजट के एकीकरण के बाद प्रथम रेल मिश्रित बजट संसद में कब पेश किया गया था। तो ये बजट जो था वो अरुण जेटली, जो लेट अरुण जेटली हैं, उन्होंने 2017 में पेश किया था। 2016 में इसको मर्ज करने का अनाउंस किया गया था सरकार के द्वारा, और 17-18 के लिए जो बजट पेश की गई थी वो पेश किया गया था। ठीक है, कहीं कहीं 16-17 लिखा आपको मिलेगा, जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम रेलवे बजट एज पार्ट ऑफ जनरल बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट आफ्टर मर्जर ऑफ ए रेलवे बजट विथ द जनरल बजट। तो 2017 में श्री अरुण जेटली जी जो लेट हैं उन्होंने प्रेजेंट किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 50 तक आ गए हैं, 55 हम सॉल्व करेंगे, तो फटाफट कंक्लूड करते हैं। रेलवे स्टाफ क्वार्टर के लिए किस प्लान हेड में प्रावधान किया गया है। तो रेलवे हेड के लिए जो है वो 51 प्लान हेड को एडॉप्ट किया गया है। अंडर विच प्लान हेड प्रोविजन फॉर ए स्टाफ क्वार्टर इन पोस्ट। तो प्लान हेड नंबर 51। 52 जो 22 जो है वो लीज एसेट से रिलेटेड है। 65 जो है वो आपका ट्रेनिंग और HRD से रिलेटेड है। ट्रेनिंग और HRD ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो दो मैं बता रहा हूँ आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले दिनों में आपको काम आएंगे। 51 जो प्लान हेड है स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। प्रोविजन नेम ऑफ द 51 इज स्टाफ क्वार्टर्स, तो ये है। 52 में एमिनिटीज ऑफ स्टाफ इज मर्ज्ड इन द 51। जो 52 में एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए था स्टाफ के लिए, उसको 51 में ही मर्ज कर दिया गया है। तो अब जो एमिनिटीज फॉर स्टाफ जो करके आपको आएगा तो 51 ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा आपको, यही सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि भारत का आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में रहता है। तो ये एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में रहता है। तो ऑप्शन अंडर विच कंट्रोल इज द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए, भारत के संविधान के किस धारा के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्पेशल लीव पिटिशन पर विचार करने का प्राधिकार है, यानी कि जो अथॉरिटी दी गई है वो किसके तहत दी गई है। Which article of Indian Constitution authorities the Honorable Supreme Court to consider for grant of a special leave petition? तो आर्टिकल 136 के अंदर इसका जिक्र किया गया है और वही इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 136 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 136 वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री with a special power to grant a special leave petition to appeal against the judgment of order in any matter of the course passes or made by any court or a tribunal in the territory of India। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भारतीय जो टेरिटरी है उसके अंदर जो भी कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई भी कुछ भी में पास करेगा उसके ऊपर स्पेशल लिपिटेशन एक्सेप्ट करेंगे और उस पर जजमेंट देने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया है। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं और देखते हैं। 53 कहता है कि 9 वर्ष 10 माह की अर्हक सेवा करने वाले रेल कर्मी की पेंशन की पात्रता बनती है। व्हाट इज द पेंशन एलिजिबिलिटी ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय आफ्टर अटेंडिंग क्वालिफाइंग सर्विस 9 years 10 months। तो जो रूल्स कहता है कि 9 वर्ष 9 महीने इट शैल बी ट्रीटेड एज ए क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years। तो 10 years के अगर सर्विस क्वालिफाइंग कर लिए है तो दैट मीन्स द 50% ऑफ द बेसिक पे ऑफ लास्ट बेसिक पे इज टू बी, ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, आई होप कि आपने पूरी तरह से समझ लिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 क्वेश्चन से बाकी रह गए हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 54 कहता है 54 कहता है कि एक दिव्यांगजन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कितने प्रतिशत की विकलांगता के बाद दिव्यांगजन यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जाना है, क्या माना जाता है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट परसेंटेज ऑफ हैंडीकैप्ड इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड एज ए दिव्यांगजन पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो 40% इज द राइट आंसर है, ये सरकार ने नोटिफाई कर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 55 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम स्टाफ साइड आर नॉमिनेटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनियन टू द नेशनल काउंसिल। तो नेशनल काउंसिल में जो मेंबर होते हैं वो 60 होते हैं टोटल। ठीक है, इसके अंदर 60 होते हैं और नेशनल काउंसिल केंद्रीय सरकार के स्तर पर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित की जाती है। इसमें सरकारी पक्ष से विभिन्न मंत्रालयों के 25 सदस्य होते हैं और कर्मचारी पक्ष से सभी मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के सदस्य 60 सदस्य होते हैं, जिनमें से रेलवे के दोनों फेडरेशनों के 24 सदस्य होते हैं, 24। तो ये इम्पोर्टेंट था और यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर लिया है। बाकी क्वेश्चनों को सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका टेम्परामेंट कैसा है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसका मतलब कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ और लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर डिसलाइक करते हैं तो ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी और रह गई और कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ इसे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।